नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत टिहरी राज्य हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें 3 क्लासेज हम आपके सामने रख चुके हैं। एक और क्लास राजा नरेंद्र शाह और अंतिम राजा मानवेंद्र शाह से संबंधित होगी, जिसमें टिहरी राज्य जन आंदोलन और फिर टिहरी में प्रजातंत्र की स्थापना तक का इतिहास होगा। और सुदर्शन शाह के वंशज नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह के पुत्र 1913 में गद्दी पर बैठ गए थे। 1946 तक का इनका शासनकाल रहा है। वैसे टिहरी राज्य में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजा सुदर्शन शाह थे और दूसरे स्थान पर संभवतः नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड होगा। और जब नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठे तो मात्र 15 वर्ष की उम्र थी उनकी। तो नरेंद्र शाह 1913 से लेकर 1946 गद्दी पर बैठते हुए 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे। और संरक्षण में राजमाता नेपालिया, चूंकि इनके पिता का विवाह नेपाल राजघराने से हुआ था, इसलिए राजमाता नेपाली के संरक्षण में संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में राजमाता नेपाली ने कार्यभार संभाल लिया था। और उसी संरक्षण समिति के एक वरिष्ठ सदस्य इनके चाचा कुंवर विचित्र शाह भी रहे। तो मतलब जब नरेंद्र शाह ने राजकाज संभाला होगा तो संरक्षण समिति के समक्ष सबसे सीनियर सदस्य में उनकी राजमाता नेपालिया और उनके चाचा विक्रम विचित्र शाह भी रहे। और फिर 1916 तक आते आते राजा की उम्र बड़े होने लगी और 1916 में अजमेर के मेयो कॉलेज से विद्याध्ययन जब कर ही रहे थे, 1916 में अजमेर में के मेयो कॉलेज में विद्याध्ययन के काल में ही नरेंद्र शाह का विवाह क्यूंठल राजकुमारियों कमलेंदुमती शाह, कमलेंदुमती के नाम से फेमस है जो आगे, और निंदुमती से हुआ था। क्यूंठल दक्षिणी राजस्थान का इलाका था, वहाँ की राजकुमारियों से इनका विवाह हुआ है। 1916 की बात है। और फिर 1916 में ही धीरे धीरे राजपाट संभाल लिया, कार्य शुरू कर दिया। और सबसे पहला कार्य उनके द्वारा किया गया है कि 1916 में राज्य में भू व्यवस्था प्रारंभ की। जो राज्य में आज तक जूला पैमाइश पद्धति चल रही थी प्रताप शाह के समय, जिसमें मैंने कहा था कि जूला पैमाइश में रजिस्टरी व्यवस्था होती थी। संपूर्ण राज्य में भू राजस्व से संबंधित एक रजिस्टर होता था जिसमें सबके नाम होते थे और सभी लोग टैक्स यानी भू राजस्व दिया करते थे। लेकिन राजा ने क्या किया, नरेंद्र शाह ने 1916 में नई भू व्यवस्था प्रारंभ कर दी और उसे डोरी पैमाइश कहते थे। अब जो जिनके नाम की जमीन है उन्हें मापा जाएगा। पैमाइश पद्धति जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, सबकी भूमि मापी जाएगी और उसके बेस पर टैक्स लिया जाएगा, उस टाइप की पद्धति को आगे बढ़ाया इन्होंने। यानी पद्धति वही है, थोड़ा उसमें आधुनिक परिवर्तन किए गए। तो डोरी पैमाइश भू राजस्व व्यवस्था किसने चलाई, तो नरेंद्र शाह ने। अगर इससे पहले जूला पैमाइश किसने चलाई, तो प्रताप शाह ने। अच्छा, और देख लेते प्रश्न क्या बने हैं। नरेंद्र शाह के समय वजीर हरिकृष्ण दतुड़ी, मैंने कहा था कीर्ति शाह के वजीर भी रहे हैं, द्वारा लिखित नरेंद्र हिंदू लॉ और उत्तरा गढ़वाल का इतिहास करके उन्होंने किताब लिखी है। तो नरेंद्र हिंदू लॉ इतना फेमस हो गया था कि इसे न्यायालय में संदर्भ ग्रंथ के रूप में मान्यता मिल गई थी। मतलब इसका प्रयोग होने लगा था। इसकी कसमें खा के टिहरी के कोर्ट में न्याय होने लगा था। इतना महत्व हो गया था इसे नरेंद्र हिंदू लॉ का। तो हरिकृष्ण दतुड़ी किसके वजीर थे अगर पूछे तो कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह की। उनकी किताबें नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास, और नरेंद्र हिंदू लॉ को न्यायालय के संदर्भ ग्रंथ के रूप में मान्यता मिल चुकी है। चलिए, नरेंद्र शाह ने के शासनकाल के प्रथम वर्ष में ही पंचायतों की नींव डाल दी। टिहरी में पंचायत की नींव डालने वाला राजा नरेंद्र शाह, पहले वर्ष में उसने पंचायत की, हालांकि पंचायत का कंसेप्ट चल ही रहा था पहले से अंग्रेज के शासनकाल में, लेकिन टिहरी में अभी तक ये सब नहीं था। तो इसलिए टिहरी में भी अब पंचायत की नींव पड़ चुकी है। और उनके द्वारा किए गए कार्य, 1920 में किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति हेतु टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की 1920। इससे पहले भी मैंने किसान बैंक कहा था, लेकिन वो कीर्ति शाह के समय की बात थी जब खास पट्टी जन आंदोलन हुआ था। तो खास पट्टी यानी टिहरी के अधिकांश लोगों को लोन, कृषि ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि बैंक खोला गया था वहाँ पर भी, और उसे किसान बैंक के नाम से या बैंक ऑफ गढ़वाल कहा जाता था। तो उस समय किसान को लोन या ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए था। लेकिन ये किसानों को साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति हेतु टिहरी में कृषि बैंक की नींव डाली गई। तो 1920 का टाइम पीरियड है कृषि बैंक, और इससे पहले कीर्ति शाह के समय इसका जिक्र हुआ है।
लेकिन वो बैंक ऑफ गढ़वाल है और ये कृषि बैंक है, ये ध्यान रखना आपने बस। 1921 में नरेंद्र शाह ने रानियों यानी कमलेंदुमती शाह और इंदुमती के साथ देवलगढ़ की अपनी प्राचीन राजधानी की यात्रा की थी और कुलदेवी राजेश्वरी देवी के प्रासाद यानी महल का जीर्णोद्धार करवाया। किस टिहरी नरेश ने देवलगढ़ स्थित कुलदेवी राजेश्वरी देवी के महल का निर्माण या जीर्णोद्धार रिकंस्ट्रक्शन करवाया था? तो नरेंद्र शाह। नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हम 1921 में जो जनगणना हुई होगी दशक की, तो 1921 में टिहरी राज्य में पहली जनगणना करवाई गई थी। किस राजा के समय टिहरी की पहली जनगणना हुई थी? तो नरेंद्र शाह के समय 1921। अच्छा, 1921 में नरेंद्र शाह नरेंद्र मंडल की बैठक में भाग लेने हेतु मुंबई, नरेंद्र मंडल देशी राजाओं की बैठकें होती थी और नरेंद्र मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए 1921 में राजा मुंबई गए थे, राजा नरेंद्र शाह। अच्छा, और बहुत सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ALU जिसे हम कहते थे को 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था। मतलब अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए का दान दिया था, ये कहा जाता है। अच्छा, राज्य शासन के मुख्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्ति हेतु 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी और 1923 में ही टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की पब्लिक लाइब्रेरी पहली बार टिहरी में कब खोली गई? तो 1923 में। और राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब हुई? तो 1923 में। इसमें यह था कि राजा तो है ही, लेकिन राजा अपने मंत्रिमंडल में यानी राजा को एक प्रतिनिधि सभा की आवश्यकता है जो जनता को रिप्रेजेंट करे और जनता की जो मांग है या जनता की जो आवश्यकता है उनको राजा तक पहुंचाए। इसके लिए राज्य जनप्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई 1923 में और टिहरी में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1923। हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति निधि मतलब स्कॉलरशिप फंड बनाया गया कि नींव डाली गई और प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज कर दिया गया। ये बहुत बात ये हम पहले भी पढ़ी चुके हैं, 1940 की बात है जब प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज किया गया। और इसके अलावा हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप फंड बनाया गया, जो हायर एजुकेशन के लिए राज्य से बाहर भी जाना चाहता है तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये नरेंद्र शाह की देन है। 1925 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई। जैसे प्रतापपुर नगर, कीर्ति नगर पहले भी थे, अब नरेंद्र नगर की स्थापना की गई है और राजधानी को नरेंद्र नगर स्थानांतरित कर दिया गया। तो किस राजा के समय राजधानी नरेंद्र नगर बनी? तो नरेंद्र शाह। और नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। नेक्स्ट पॉइंट है नरेंद्र शाह ने और क्या किया? नरेंद्र शाह के द्वारा 1929 में दीवान के पद पर एक सुयोग्य प्रशासक चक्रधर जुयाल की नियुक्ति की गई। तो चक्रधर जुयाल, जिन्हें गढ़वाल का जनरल डायर भी कहते हैं, इन्हीं के समय रवाई कांड हुआ है और वो किसके प्रशासक थे, किसके दीवान थे? तो राजा नरेंद्र शाह के दीवान। अच्छा, क्योंकि 1913 से आगे का टाइम पीरियड है तो काफ़ी कुछ घटनाएं इसके समय हुई हैं और 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था 1928 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी के कारण हरिराम बडोनी, जो कि उत्तराखंड के पहले चिकित्सक थे और इन्हीं के निर्देशन में प्रताप शाह के समय पहला मेडिकल स्टोर स्थापित किया गया था टिहरी में। हरिराम बडोनी, जो कि श्रीदेव सुमन के पिता हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हम, राज्य के व्यय पर युवकों को, जो ऐसे छात्र या ऐसे स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के लिए या फॉरेस्ट्री से संबंधित हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाना चाहते थे, उन कॉलेजों में भेजा गया राज्य की स्कॉलरशिप पर। यानी वनों के महत्व को समझते हुए और वनों से संबंधित जो उच्च शिक्षा के लिए अगर हमारे टिहरी राज्य से कोई बाहर जाना चाहता है तो राज्य की स्कॉलरशिप द्वारा वो जा सकता था। ये राजा ने अनुमति प्रदान की थी। तो ऐसे बहुत सारे काम भी हुए, यानी वनों को सुधारने के काम हुए। इसके समय 1928 में हरिकृष्ण रतुड़ ने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। चूंकि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही बन चुकी थी, लेकिन अगर कब लिखी प्रश्न पूछता है तो फिर 1928। जबकि कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे द्वारा 1937 में लिखी गई है। चूंकि ये प्रश्न बार बार आता रहता है कि बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास कब लिखा, तो 1937 में, और हरिकृष्ण रतुड़ ने कब लिखा, तो 1928 में। लिखा मतलब समाप्त किया। तो इस वजह से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। चल अच्छा, और क्या हुआ वनों के लिए काम?
वनों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के कारण राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई, चूंकि वनों से संबंधित हायर एजुकेशन के लिए लोगों को विदेशों में भी ज़्यादा आने लगा और वनों को राज्य की भूमि घोषित किया गया, तो उससे राजा की इनकम अच्छी खासी होने लगी और इससे राजा और प्रभावित था और कुछ करने के लिए प्रेरित था। तो उसने 30 मई 1930 को रवाई कांड के रूप में एक बहुत बड़ी घटना हुई गढ़वाल में। जब राजा ने जमींदारों किसानों की भूमि को वन भूमि घोषित कर दिया तो बहुत सारे किसान और जमींदार इस बात से रुष्ट थे, नाराज थे कि उनको भूमि को सरकारी भूमि क्यों घोषित किया जा रहा है। तो इसी के विरोध में यमुना नदी के तट पर तिलाड़ी के मैदान में रवाई की जनता ने विरोध किया और कई बार विरोध करने के बाद जब राजा ने अनसुनी कर दिया, राजा नहीं सुनना चाहता था, तो अंततः 30 मई 1930 को रवाई में आंदोलन कर रही जनता पर चक्रधर जुयाल, राजा की अनुपस्थिति में चक्रधर जुयाल जो कि उनके दीवान हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो चक्रधर जुयाल ने गोली चलवा दी थी जिससे सैकड़ों किसान मारे गए और इस घटना को रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, चूँकि रवाई की जनता है, रवाई क्षेत्र है और तिलाड़ी का मैदान है यमुना नदी के तट पर, जो वर्तमान उत्तरकाशी का क्षेत्र पड़ता था, वहाँ पर ये घटना हुई है। क्योंकि उस समय का टेहरी बहुत बड़ा था। तो रवाई कांड कब हुआ है? तो 30 मई 1930 को। क्यों हुआ, किसके समय हुआ? तो नरेंद्र शाह के समय हुआ, जब जनता की या जमींदारों की भूमि को वन भूमि घोषित किया गया तो लोग इसका विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते अंततः वो तिलाड़ी के मैदान में इकट्ठा थे तो चक्रधर जुयाल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अच्छा, तो इस घटना के बाद रवाई कांड जो घटना घटित हुई, इससे सैकड़ों किसान मारे गए और रवाई कांड को गढ़वाल का जलियांवाला कहा जाने लगा। जिस प्रकार 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसी घटना ये भी होगी, इससे गढ़वाल का जलियांवाला। और चक्रधर जुयाल जिसकी वजह से घटना घटी तो उसे गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है उसका जिम्मेदार जनरल डायर को माना गया, इसलिए यहाँ का जिम्मेदार समझा गया चक्रधर जुयाल को, इसलिए गढ़वाल का जनरल डायर चक्रधर जुयाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बना रहे हैं हम। और क्या इसके समय हुआ? राजा नरेंद्र शाह के समय 1938 में, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और उत्तराखंड में बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन चल ही रहे थे वनों को लेकर। 1938 में राजा के समय श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ का गठन किया गया, क्योंकि 1938 में श्रीनगर में कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित उपस्थित थे। वहीं पर श्रीदेव सुमन ने राज्य की एकता को लेकर कई प्रश्न उठाए थे और टिहरी राज्य में जो जनतंत्र या राजतंत्र परंपरा है उसको जनतंत्र में तब्दील करने की गुजारिश की थी, लेकिन ये बहुत असंभव था। और नेहरू ने कहा था कि अगर आपको उत्तराखंड पृथक राज्य से संबंधित कोई प्रस्ताव रखने हैं तो पहले टिहरी राज्य में जनतंत्र लाना होगा, यानी वहाँ राजतंत्र समाप्त करना होगा और पूरे उत्तराखंड को एक करना होगा। तो उसी संदर्भ में श्रीदेव सुमन के बहुत सारे स्टेटमेंट भी हमने पढ़े थे कि अगर गंगा हमारी माता होकर भी हमें 2 भागों में बांटती है तो हम गंगा की धारा को काट देंगे। तो इसका मतलब था कि गढ़वाल और कुमाऊं एक रहेंगे और तभी एक पृथक राज्य या पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का अस्तित्व बन पड़ेगा और तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ताकि हम उत्तराखंड के लिए मांग रख सकें। लेकिन 1938 की बात थी, इसीलिए श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ का गठन हुआ था और फिर आगे चलकर टिहरी राज्य में जन आंदोलन होने लगे थे। अच्छा, और क्या नरेंद्र शाह के समय 1939 में टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान पारित किया गया, क्योंकि कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने का कार्य कीर्ति शाह ने भी पहले किया था। उत्तरकाशी में एक आश्रम बनाया था उन्होंने, लेकिन अब कुष्ठ विधान पारित किया गया पहली बार 1939 में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नरेंद्र शाह से संबंधित 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्रीदेव सुमन द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। टिहरी राज्य प्रजामंडल का मतलब था कि टिहरी में राजतंत्र को समाप्त कर प्रजामंडल की नींव डालने का उद्देश्य। तो देहरादून में इस संस्था का गठन हुआ और फिर टिहरी राज्य में जो स्थापित राजतंत्र था उसको समाप्त करने के प्रयास होने लगे और इसी कड़ी में कई संघर्षों के दौरान अंततः 25 जुलाई 1944 को नरेंद्र शाह के समय श्रीदेव सुमन शहीद हो गए थे। तो श्रीदेव सुमन चूंकि एक अलग से टॉपिक है आधुनिक हिस्ट्री में, उनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं। और कुल मिला के नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड वनों को लेकर और टिहरी राज में राजतंत्र परंपरा को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहा और उसका विरोध होने लगा। अंततः 1946 में मानवेंद्र शाह को अंतिम टिहरी नरेश को गद्दी सौंप दी गई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मानवेंद्र शाह और टिहरी के अंतिम राजा 1946 से लेकर 1949 तक।
1 अगस्त 1949 तक। अच्छा, कब हुआ मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक अगर आता है तो 5 अक्टूबर 1946 को हुआ। जब 1946 में नए राजा का राज्याभिषेक हो रहा था तो टिहरी के लोगों को उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, टिहरी में राजतंत्र परंपरा समाप्त होगी, प्रजातंत्र की मांग उठेगी। और जिन लोगों ने टिहरी में प्रजातंत्र की मांग को लेकर आंदोलन कर रखे हैं, जो लोग जेलों में हैं, उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे मानवेंद्र शाह परमार वंश जिसकी शुरुआत हमने 828 में की थी, उसके 60वें और अंतिम राजा हैं, यानी परमार वंश में 60 राजा हुए थे। अच्छा, जब 5 अक्टूबर 1946 को राज्याभिषेक हुआ तो उनके समक्ष क्या क्या मांग है। इसी दौरान, मतलब इससे पहले भी जब राजा का राज्याभिषेक हुआ ही नहीं था तो राजा मानवेंद्र शाह राजा बनने वाले थे, तो उसी समय 29 अगस्त 1946 को दरबार और प्रजामंडल में समझौता हो गया था कि राज्य बंदियों को बिना शर्त मुक्त कर दिया जाएगा। कि अगर राजा मानवेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं तो जो राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग जो टिहरी राज्य में राजतंत्र समाप्त करने के विरोध में आवाज़ उठा रहे थे, उन्हें जेलों में नज़रबंद कर दिया गया है, तो उनको मुक्त कर दिया जाएगा। और राज दरबार प्रजामंडल के कार्यों में बाधा नहीं डालेगा, जिसे अगस्त समझौता कहा जाता है। अगस्त समझौता कब हुआ था अगर प्रश्न पूछता है। भारत में अगस्त समझौते की तर्ज पर टिहरी राज्य में भी अगस्त समझौता हुआ था। वो बात है 29 अगस्त 1946 को, ध्यान रखना आप। ये टिहरी के नए राजा और टिहरी राज्य की जनता के मध्य हो रखा है। राजा को कहना है कि वो जनता को जेलों से मुक्त कर देगा, और टिहरी की जनता कह रही है, ये टिहरी राज्य परिषद या प्रजामंडल कह रहा है कि अब राजा की व्यक्तिगत कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये सब। लेकिन जैसे ही राजा बैठे तो फिर किसी प्रकार का राज्य बंदियों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, और टिहरी में अभी भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। तो फिर से जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब कृषक आंदोलन के नेता दौलत राम और अन्य राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त मुक्त करने के बजाय उन्हें कारावास की सजा के साथ साथ दंड भी दिया गया, तो अगस्त समझौता असफल हो गया। क्योंकि यही थी शर्त मेन कि राजबंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा बिना शर्त के, तो उन्हें मुक्त करने के बजाय उन्हें दंड दिया जा रहा है। तो ऐसे में टिहरी राज्य की जो आम जनता था इसका विरोध करने लगी, और इसलिए उन्होंने फिर से टिहरी राज्य में बड़े स्तर पर आंदोलन होने लगे हैं। उनमें से एक घटना 10 फरवरी 1947 को हुई है। 10 फरवरी 1947 दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, चूंकि सिरदेव सुमन के बाद नेतृत्व इनके हाथों में आ गया है, आदि राजनीतिक बंदियों ने इस मांग के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया कि उन पर लगाए गए आरोप वापस ले जाएं, कि राजतंत्र या राजा की द्वारा जो उन पर आरोप लगे हैं वो सब वापस ले जाएं। लेकिन राजा सुनने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में विद्रोहियों को रोकने के लिए, बल्कि राजा ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम, एक कानून लागू कर दिया, जो टिहरी राज्य की शांति को भंग करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ऐसे में टिहरी की जनता और नाराज थी, इस वजह से आंदोलन और तीव्र होने लगे। 26-27 मई 1947 को टिहरी में टिहरी राज्य प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन, इस बार टिहरी राज्य प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन टिहरी में होने लगा है। पहले ये वार्षिक अधिवेशन देहरादून में हुआ करते थे, जिसमें कहा गया कि महाराजा की छत्र छाया में पूर्व उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। राजा खुद उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दे, मतलब प्रजातंत्र की नींव डाल दे, तो जनता कोई विरोध नहीं करेगी, और जो राजनीतिक बंदी है उनकी रिहाई कर दी जाए। और इसी दौरान 15 अगस्त 1947 का दिन, जब परिपूर्णानंद पैनोली को टिहरी राज्य प्रजामंडल का अध्यक्ष बना दिया गया, ताकि टिहरी राजतंत्र या टिहरी राज दरबार से कोई सामंजस्य, कोई समझौता हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और फिर भारत की आज़ादी के बाद 15 दिसंबर 1947 को मुआफीदारों को सकलाना का शासन आज़ाद पंचायत को सौंपना पड़ा। मतलब सकलाना में जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगे तो जो वहाँ के ठेकेदार या मुआफीदार थे, उन्होंने आज़ाद पंचायत को सारी जिम्मेदारी सौंप दी। मतलब धीरे धीरे जनता के हाथ में सत्ता आने लगी है। तो इससे प्रेरित होकर रवाई क्षेत्र में भी आंदोलन होने लगे, और टिहरी राज्य प्रजामंडल भी और ज़्यादा आंदोलन करने लगी। और एक घटना घट गई तब 10 जनवरी 1948 को क्रांतिकारियों ने कीर्तिनगर में स्थित राजभवन में आज़ाद पंचायत का झंडा फहरा दिया। क्वेश्चन पूछा है कि टिहरी राज्य परिषद या टिहरी राज्य प्रजामंडल के द्वारा कीर्तिनगर की आज़ाद पंचायत में झंडा कब फहराया गया, तो 10 जनवरी 1948 को। और
पत्र पढ़ा गया जिसमें राजा द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया गया था। राजा ने जो स्थायी वचन दिया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया और इसलिए जनता ने आज़ाद पंचायत का झंडा फहरा दिया। अंततः मजबूर होकर अंतिम टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह ने एग्रीमेंट लेटर पर हस्ताक्षर कर दिए 18 मई 1949। ये डेट पूछिए कि मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण प्रपत्र यानी एग्रीमेंट लेटर पर कब हस्ताक्षर किए, तो 18 मई 1949 को विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर देते। अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल राज्य, जो टिहरी गढ़वाल राज्य यानी टिहरी जो राज्य था उसे संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के 50वें जनपद के रूप में भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। मतलब जो टिहरी राज्य बना वो कब बना है, मतलब प्रजातंत्र कब बना वहाँ पर 1 अगस्त 1949 को। और उस समय जब ये बना टिहरी गढ़वाल, तो ये उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला था, तो 50वां जिला, यानी भारतीय संघ में शामिल हो गया और राजतंत्र की समाप्ति हो गई। और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने नरेंद्र नगर के असेंबली भवन में इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी कि हाँ अब टिहरी राज्य में राजतंत्र समाप्त हुआ और वो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और भारतीय संघ का एक जिला बन गया है। और इस एग्रीमेंट लेटर पर हस्ताक्षर करने वाले टिहरी राज्य प्रजामंडल की ओर से पहले व्यक्ति परिपूर्णानंद पैन्योली। इस प्रकार टिहरी में मानवेंद्र शाह का टाइम पीरियड पूरा हुआ और फिर आगे चलकर स्वाधीन भारत में यानी भारत की आज़ादी के बाद राजमाता कमलेंदुमती शाह, जो कि नरेंद्र शाह की पत्नी थी, 1952 के आम चुनाव में सांसद निर्वाचित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला बन गई। यानी नरेंद्र शाह की पत्नी कमलेंदुमती शाह उत्तराखंड से सांसद नियुक्त होने वाली पहली महिला। और 1958 में उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और फिर आगे चलकर 1957 से लेकर 2004 तक मानवेंद्र शाह लगभग 8 बार टिहरी गढ़वाल से सांसद निर्वाचित हुए और अंततः 5 जनवरी 2007 को उनका निधन हो गया और टिहरी राज्य की राजतंत्र परंपरा समाप्त हुई। ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक, टिहरी राज्य और उससे संबंधित टिहरी के राजाओं का सही क्रम। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।